हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। हम लोग पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, जहाँ पे उन्होंने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, न्यूरॉन के बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में, माइलिनेशन के बारे में। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे। आज हमें पढ़ना है जनरेशन एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। सो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले स्टूडेंट के डाउट्स आए थे कि एक्सॉन हिलॉक के डायग्राम्स दिखाने के लिए, तो मैं उसको शो कर देता हूँ एक बार आपको। तो देखिए, यहाँ सेल बॉडी से एक्सॉन के बीच में जो जहाँ से स्टार्टिंग होती है एक्सॉन की, वहाँ पे उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। हम स्टार्ट करते हैं अपने जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। सपोज दैट मैंने किसी भी हॉट चीज़ को टच किया तो क्या होगा, अब वह इम्पल्स मेरे बॉडी में पहुँचेगा। तो हम लोग स्किन से टच करते हैं। स्किन में क्या होगा, नर्व फाइबर होंगे, पेन रिसेप्टर होंगे जो कि पेन को महसूस करेंगे, और वो रिसेप्टर ब्रेन तक पहुंचाएंगे डिफरेंट पाथ से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। मान लीजिए कोई एक्सॉन को नर्व इम्पल्स मिला, चलिए बात की बात है, वो वहाँ से लेके जाएगा इम्पल्स को। लेकिन नर्व इम्पल्स मिलने से पहले, स्टिमुलस पाने से पहले जनरल कंडीशन क्या होता है, सबसे बिफोर स्टिमुलस न्यूरॉन का क्या होता है। तो आपको इतना बस समझना है कि एक्सॉन को अब आप एक रॉड की तरह समझिए। ये डायग्राम्स में जो दो ब्लू लाइन दिख रही हैं वो एक्सॉन है। ये मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे जो दो ब्लू लाइन दिख रही है वो एक्सॉन है। तो बिफोर कोई भी जब तक स्टिमुलस नहीं आया है तब तक क्या होगा, एक्सॉन की जो लाइनिंग है, एक्सॉन के अंदर वाला पार्ट बाहर वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में निगेटिव होता है। कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद कीजिए कि अंदर वाला पार्ट बाहर वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में निगेटिव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, अंदर वाला पार्ट बाहर वाले के रिस्पेक्ट में निगेटिव होता है, और इसी निगेटिव स्टेट को बोलते हैं हम लोग पोलराइज्ड स्टेट। मतलब एक्सॉन जब निगेटिव है उसको बोलेंगे पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट मतलब अभी कोई भी इम्पल्स नहीं आया है। न्यूरॉन जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात छोड़ो, अभी इम्पल्स कोई आया ही नहीं है, तो जनरेशन कहाँ से होगा। तो कोई भी स्टिमुली नहीं मिली है बॉडी को, तो एक्सॉन के इनसाइड नेगेटिव होगा और बाहर पॉजिटिव होगा। तो कैसे होता है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक वायर तो लगा नहीं है कि अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी सब हमारे आयंस ही करेंगे या हमारे चार्ज ही करेंगे। तो जो एक्सॉन के बाहर जो मेम्ब्रेन एक्सॉन का होता है, वह हम बात करते हैं चार्ज की, तो सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो बाहर वाला एक्सॉन का जो एक्सॉन है उसके बाहर जो सराउंडिंग है वहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन हाई होता है। क्यों हाई होता है, सिंपल सा रीज़न कि सोडियम एक्सॉन में एंटर नहीं कर पाता है, तो एक्सॉन में जब एंटर नहीं करेगा तो बाहर ही एक्यूमुलेट रहेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए एक्सॉन के बाहर साइड सोडियम ज़्यादा होता है और अंदर साइड पोटेशियम ज़्यादा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शायद कन्फ्यूजन भी हो आपको बाद में कि सोडियम कहाँ ज़्यादा होता है, पोटेशियम कहाँ ज़्यादा होता है। तो आप ऐसे समझिए कि समझ लीजिए एक्सॉन के बाहर कोई सी है, ओशियन है, और ओशियन में NaCl ज़्यादा होता है तो सोडियम ज़्यादा होता है। आपको ऐसे समझना है। देखिए Cl मत समझ लीजिएगा, वहाँ से आपको गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। बस सोडियम ही ज़्यादा होता है एक्सॉन के बाहर, और अंदर हमारे पोटेशियम ज़्यादा है। दोनों की परमिबिलिटी लॉस है। सोडियम ना तो अंदर जा सकता है, ना ही पोटेशियम बाहर जा सकता है। जब तक कोई इम्पल्स हमारे बॉडी में नहीं आया हो, हमारे एक्सॉन को कोई इम्पल्स जब तक टच न किया हो, अभी सोडियम न तो अंदर आ सकता है, न पोटेशियम बाहर जा सकता है, और निगेटिव चार्ज भी बाहर नहीं जा सकते हैं। तो सोचिए, सोडियम पोटेशियम समझ लीजिए आपस में कुछ हो रहा है, लेकिन जो निगेटिव चार्ज वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो हमारे एक्सॉन को निगेटिविटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन केवल ये नेगेटिव चार्ज ही एक्सॉन को निगेटिविटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये सोडियम पोटेशियम भी कर रहे हैं। कैसे, सोचिए अगर मान लीजिए सोडियम जो है बाहर ज़्यादा हो जाए और अंदर पोटेशियम कम रहे, तो प्लस में जो डिफरेंस आ रहा है उसको भी निगेटिविटी बोल सकते हैं। मतलब बाहर ज़्यादा पॉजिटिव है, अंदर पॉजिटिव कम है, तो पॉजिटिव कम मतलब निगेटिव भी है। ये कैसे होता है अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इतना आपको याद है कि नहीं कि जब निगेटिव है उसी को पोलराइज स्टेट बोलते हैं। निगेटिविटी इनसाइड द एक्सॉन इज नोन एज द पोलराइज्ड स्टेट। तो एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप जो कि एक्सॉन पर काम करता है। मैंने आपको बोला कि मान लीजिए सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो अंदर आने का रेट है वो कम हो, बाहर जाने का रेट ज़्यादा हो, पोटेशियम बाहर जाता है,
ये भी याद कर लीजिए कि जो अंदर आएगा वो सोडियम होगा, जो बाहर जाएगा वो पोटेशियम होगा। हालांकि कम ज़्यादा वो होते रहेंगे। सोडियम जब अंदर आता है वह दो ही मॉलिक्यूल्स, सॉरी जो पोटेशियम है जब वो अंदर आता है तो एक्सॉन के निगेटिविटी को मेंटेन करने के लिए कि एक्सॉन पॉजिटिव ना हो जाए अंदर से, वो एक सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, पहले सोडियम बाहर ज़्यादा रहता है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा रहता है। सोडियम अंदर नहीं आ सकता, पोटेशियम बाहर नहीं जा सकता, जब तक कोई इम्पल्स ना आया हो तब तक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस नेगेटिविटी को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ये पंप क्या करता है, सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स को एक्सॉन से बाहर फेंकता है। एक तो पहले से ही सोडियम ज़्यादा था, बाहर रहता है जनरली, अब 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर लेता है। सोचिए 3 पॉजिटिव आयन बाहर जा रहे हैं, 2 पॉजिटिव आयन अंदर आ रहा है, तो बैलेंसिंग नहीं हो रही है। 3 जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो नेट समझिए हमारे एक्सॉन का पॉजिटिव आयन कम हो रहा है। मतलब एक्सॉन का देखिए 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, 2 ही पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, मतलब 1 पॉजिटिव का लॉस हो रहा है। मतलब हमारे एक्सॉन के अंदर 1 पॉजिटिव की कमी हो रही है, और अगर 1 पॉजिटिव की कमी हो रही है तो एक्सॉन मतलब हमारा नेगेटिव हो रहा है। तो इसी सोडियम पोटेशियम पंप इसी तरह से हमारे एक्सॉन की नेगेटिविटी को मेंटेन करके रखता है, जब तक कोई इम्पल्स हमारे बॉडी को, एक्सॉन को जब तक कोई इम्पल्स नहीं टच होता है, या जब तक हम बोल सकते हैं हमारा एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट नहीं होता है, तब तक ये इस तरह से चलते रहता है और मेंटेन रहता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वह एक्टिव पंप है, मतलब इसको चलाने के लिए एटीपी खर्च होती है। तो आपको इतना समझ में आ गया। सबसे पहले बताया मैंने पोलराइज्ड स्टेट क्या होता है। बिफोर एनी स्टिमुली जो न्यूरॉन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा होता है, जो कि एक बार में 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर लेता है, जिससे निगेटिविटी मेंटेन रहती है अंदर। अब एक देखिए क्वेश्चन पूछता क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप बारे में क्वेश्चन पूछता है ये एक्टिव है कि नहीं है, मतलब एटीपी लेता है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, बाहर कौन जाता है सोडियम पोटेशियम पंप में, बाहर कौन जाता है सोडियम, अंदर आता है पोटेशियम। पूछता है मॉलिक्यूल्स, तो सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स, पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स याद कैसे करने हैं, सोडियम में देखिए Na 2 अल्फ़ाबेट है, पोटेशियम में सिंगल अल्फ़ाबेट, तो जिसमें सिंगल है उसमें कम होगा, जिसमें ज़्यादा है उसमें ज़्यादा होगा, 3 और 2। ये हो गया हमारे सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी तक कोई इम्पल्स नहीं आया है, जनरल पोलराइज स्टेट में है। जनरली ये -90 MeV या -70 MeV होता है, डिपेंड करता है कौन सा सेल है, कौन सा मसल या कौन सा फाइबर है। तो आपको भी इतना याद रखना है कि निगेटिव होता है, मिली वोल्ट में होता है यूनिट। अब हम बात करते हैं कि सपोज दैट कोई स्टिमुली अप्लाइड हो गई, तब क्या होगा। देखिए अभी मैं इनिशियली मेरे पास क्या है, मेरा एक्सॉन नेगेटिव है, सोडियम अंदर नहीं जा सकता, जाता है तो वो पंप के थ्रू जाता है, सोडियम अंदर नहीं जा सकता, पोटेशियम अंदर से बाहर नहीं जा सकता। आपको याद रखना है सोडियम अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि सोडियम ये हमको मेंटेन करना है। तो लेकिन जब कोई स्टिमुली हमारे एक्सॉन पर आया, जब कोई स्टिमुली हमारे एक्सॉन पर आया तब क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहली बात याद करना है, जब स्टिमुली आती है तो नेगेटिव से हमें पॉजिटिव करना रहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव करना रहता है। पोलराइज स्टेट मतलब नेगेटिव है, अगर पोलराइज स्टेट को हम लोग पॉजिटिव में ले जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे डीपोलराइज्ड, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। सबसे पहले जब स्टिमुली आती है तो डीपोलराइजेशन होता है, क्योंकि पोलराइजेशन तो पहले ही हुआ रहता है। अब क्या होगा, डीपोलराइजेशन होता है। स्टिमुली के आते ही कुछ चैनल्स होते हैं थोड़े बहुत, जिससे क्या होता है पॉजिटिविटी आती है, जैसे सोडियम चैनल हो गया, ये सब चैनल, पोटेशियम चैनल, तो फिर कोई ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना आपको। ये आयनिक चैनल होते हैं, इनसे क्या होता है पॉजिटिविटी अंदर आती है, सोडियम अंदर आएगा पॉजिटिविटी आएगी। तो ये कुछ वैल्यू तक पॉजिटिव ले जाते हैं। मान लीजिए इसलिए हमारा 70 MeV था। अब ये जब छोटे मोटे पॉजिटिव चैनल आएंगे, चैनल काम करेंगे, ये काम कैसे करते हैं, जब हमारा नर्व इम्पल्स में कोई स्टिमुली आएगी, एक्सॉन में कोई स्टिमुली आएगी, तो उससे क्या होगा कि यहाँ से पॉजिटिव आयन एक्सॉन में एंटर करेगा, जिससे क्या होगा थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आएगी। मान लीजिए इनिशियली -70 था, तो ये सबको समझेगा, धीरे धीरे समझेगा, आप टेंशन मत लीजिए उसका। इनिशियली मान लीजिए -70 था,
तो थोड़ा पॉजिटिविटी आया, मान लीजिए हो गया वो -55। ये 10 जो 15 वोल्ट का डिफरेंस है, इसके बाद होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। मतलब इस पोटेंशियल के बाद हाई रेट से पॉजिटिविटी आएगी। अब हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। बस आपको बस इतना समझाना था कि बेसिक काम है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब समझते हैं हम क्या कॉन्सेप्ट है। नॉर इम्पल्स आया, अब जो हम लोग थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुँच चुके हैं, मतलब हमें पॉजिटिविटी फास्ट करनी है। तो उस समय सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल दोनों खुलना शुरू होंगे। थ्रेशोल्ड के पहले सोडियम आयनिक चैनल थे, ये आपको वर्ड याद करने हैं, वो आयन से रेगुलेट होते थे, लेकिन अब जो हैं वोल्टेज हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये खुलेंगे कब? जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव हो जाएगा। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल के कंपेयर में काफ़ी जल्दी खुलता बंद होता है। पोटेशियम गेटेड चैनल काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोचिए, स्टार्ट तो दोनों साथ हुए, लेकिन सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा, पोटेशियम अभी खुल नहीं पाएगा। जब सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया तो क्या होगा? सोडियम आयन बाहर से अंदर आने लगेंगे। देखिए डायग्राम्स में, जब पहले बंद था तो ये ऐसे था, 2 गेट होते हैं, बंद था नीचे वाला गेट, अब दोनों खुल गए तो सोडियम बाहर से अंदर आने लगा हमारे एक्सॉन में। जब सोडियम बाहर से अंदर आएगा, सोडियम आयन तो आ रहा है, मतलब वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज भी अंदर इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारी पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है। इसका सिंपल मतलब निगेटिविटी कम हो रही है, मतलब पोलराइजेशन कम हो रहा है, तो इसका मतलब डीपोलराइजेशन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल का खुलना, इससे क्या होगा? डीपोलराइजेशन। तो आपको समझ में आया, निगेटिविटी आ गई क्योंकि यहाँ पे सोडियम चैनल खुल गए और ये डीपोलराइजेशन हो गया। मतलब हमारा नर्व, इसी को बोलते हैं इम्पल्स, बस पॉजिटिव आ गया मतलब इम्पल्स बन गया, इसी को बोलते हैं नर्व इम्पल्स। अब ये आगे ट्रेवल करेगा, हमारा इम्पल्स फॉर्मेशन हो गया, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल का फॉर्मेशन हो गया। डिफिनेशन हम लोग अभी देख लेंगे, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए अभी क्या हो रहा है। सबसे पहले निगेटिव था पूरा, क्योंकि सोडियम बाहर था, पोटेशियम अंदर था, सोडियम अंदर नहीं आ सकता, पोटेशियम बाहर नहीं आ सकता, सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, जो कि सोडियम को बाहर 3 सोडियम को ले जा रहा है, तो 2 ही पोटेशियम को अंदर ला रहा है, जिससे कि इनबैलेंस हो रहा है, निगेटिविटी बढ़ रही है एक्सॉन की। इससे पोलराइज स्टेट में एक्सॉन हमारा निगेटिव होता है। लेकिन जब स्टिमुली अप्लाई होती है तो सोडियम एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं, लेकिन पोटेशियम का रेट स्लो होता है, इसलिए वो लेट खुलेगा, उसकी बात अभी नहीं करते हैं। सोडियम खुल जाता है, जैसे सोडियम अंदर आ जाता है, जिससे क्या होता है? पॉजिटिविटी हो जाती है और एक हमारा एक्शन पोटेंशियल फॉर्म हो जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमारा ये बन गया। अब सिंपल सा इसमें देखिए डिपोलाइजेशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारा -70 था मिलीवोल्ट, वह -55 तक पहुंचा मिलीवोल्ट तक थ्रेशोल्ड आया। उसके बाद ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल हुआ, फिर वह ये ओपनिंग उसको +35 तक ले जाएगी। तो 0 के ऊपर जब ये जाता है माइनस से, मतलब 0 मिलीवोल्ट से प्लस तरफ जाता है, उसको बोलते हैं ओवरशूट या एक्स्ट्रा, बस नाम ही याद करना है, ओवरशूट बोलते हैं। कभी कभी आपको ग्राफ के फॉर्म में दिख जाता है ओवरशूट। हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे, ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। तो डीपोलराइजेशन का क्या मुझे डिफिनेशन लिखने की जरूरत है? सिंपल सी बात कि जब निगेटिविटी से पॉजिटिविटी होना ही डीपोलराइजेशन है। बस आप समझिए, अभी सब डिफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, आपको बस समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन समझने पे आता है, यहाँ पे कोई वैसा क्वेश्चन नहीं आता है। जनरल आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 नर्व फाइबर हैं, समझाने की मैं कोशिश करता हूँ एक बार आपको। ये आप देखिए, यहाँ पे इनिशियली देखिए अंदर की तरफ निगेटिव है, अंदर की तरफ निगेटिव है, बाहर की तरफ पॉजिटिव है। लेकिन जब इम्पल्स आया, देखिए यहाँ पे निगेटिव हो गया, बाहर पॉजिटिव हो गया, और कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो लेकिन देखिए पूरा एक्सॉन में हर जगह चेंजेस नहीं हुआ, जहाँ पे इम्पल्स आया वहीं पे ये चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बस इतना ही समझना है। उसके बाद क्या होगा? कंडक्शन होगा। मतलब अभी केवल जनरेशन हुआ, हम लोग कंडक्शन को पढ़ेंगे, कैसे ये एक्शन पोटेंशियल मूव करता है, तब वो समझेंगे। अभी आपको केवल पता चला कि कैसे डीपोलराइजेशन हुआ, कैसे पॉजिटिव स्टेट एक्सॉन के अंदर आया। सो आई होप आपको यह समझ में आया। फिर हम इसके बाद डिस्कस करेंगे आफ्टर डीपोलराइजेशन क्या हुआ। डीपोलराइजेशन के बाद या तो जो एक्शन पोटेंशियल फॉर्म हुआ है, अब वो ट्रेवल करेगा, पहली बात तो
तो आफ्टर डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन होगा, मतलब समझिए कि नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज का कंडक्शन होगा आफ्टर द डीपोलराइजेशन। अब ये इम्पल्स जो हमारा पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में वो आगे ट्रेवल करेंगे, लेकिन जैसे ये पॉजिटिविटी आगे बढ़ेगी, जो सेल जो पार्ट हमारा पॉजिटिव हुआ था वो निगेटिव होगा। मतलब पॉजिटिविटी आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी जो हमारा डीपोलराइज जो पार्ट हो चुका था, जो पॉजिटिव हो चुका था, वो अब वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होता है, मतलब कन्वर्जन ऑफ दिस पॉजिटिव स्टेट अगेन इनटू द नेगेटिव स्टेट। ये जब पॉजिटिविटी आगे बढ़ जाएगी तो पुराना वाला तो निगेटिव हो जाएगा फिर से ना, तो उसी को बोलते हैं रीपोलराइजेशन, मतलब फिर से पोलराइज स्टेट में आना। सोचिए अगर रीपोलराइजेशन नहीं होता, मतलब हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं आता, मतलब लाइफ में एक बार नर्व इम्पल्स ट्रेवल कर गया एक्सॉन में, वो एक्सॉन का काम खत्म, क्योंकि दोबारा तो इम्पल्स बन ही नहीं सकता, क्योंकि हरदम पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव से ज़्यादा पॉजिटिव थोड़ी बनेगा। तो इसलिए इसको फिर से नेगेटिव करना पड़ता है, इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। अब हम देखते हैं रीपोलराइजेशन क्या होता है। बिफोर रीपोलराइजेशन मैंने आपको बताया था कि जब एक्शन स्टिमुली आती है तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल के साथ साथ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी स्टार्ट होते हैं खुलना, लेकिन अभी तक वो खुल नहीं पाते हैं, वो अब खुलते हैं जब उन्हें रीपोलराइजेशन करना होता है। वो खुलते ही रहते हैं लेकिन खुल नहीं पाते हैं। अब ये खुल गए जब हमारा सोडियम एंटर कर चुका था। अब देखिए इस समय क्या होगा ना, सोडियम वाले बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत रैपिड चलते हैं। सोडियम पोटेशियम तुरंत खुलता है तुरंत बंद होता है, तो वह बंद हो जाएगा और पोटेशियम चैनल खुल जाएगा। ये क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एक बार कि पोटेशियम जब चैनल जो होंगे वोल्टेज गेटेड, उनका काम होगा पोटेशियम को बाहर करना, और सोडियम गेटेड का काम होगा सोडियम को अंदर करना, जो कि जस्ट अपोजिट है आपके सोडियम पोटेशियम पंप के। तो ये क्या करेंगे, अब पोटेशियम को बाहर करेंगे। अब कोई मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, पोटेशियम जब बाहर हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, मतलब नेगेटिविटी आ रही है, इसी को बोलेंगे रीपोलराइजेशन स्टेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार एक चीज बता देता हूँ आपको कि ये सोडियम बंद कैसे हुआ। एक तो सिंपल बात है, गेट ही बंद हो गया तो बंद हो गया। उसके अलावा एक आप ये भी बोल सकते हैं, जब मान लीजिए इनिशियली सपोज मैं फिजिकल डाटा का यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा बायोलॉजी से कोई रिलेशन नहीं है इसका। मान लीजिए समझ लीजिए हमारे एग्जॉन के अंदर 10 कॉलम का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब कोई चार्ज और मैं सोडियम पॉजिटिव चार्ज डालते जा रहा हूँ, तो जब पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा अंदर तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, मतलब सोडियम के एंट्री को रोकेगा। इसलिए जब सोडियम ज़्यादा हो जाते हैं तो सोडियम का चैनल बंद हो जाता है, सोडियम और एंटर नहीं कर पाते हैं। और एक चीज़ और बोल सकते हैं कि अगर पॉजिटिव वहाँ से निकलना चाहे तो आसानी से निकलेगा, क्योंकि वहाँ पर रिपल्सन है तो पॉजिटिव आसानी से निकल सकता है। इसलिए पोटेशियम पंप अब प्रमोट हो जाते हैं, वो पोटेशियम बाहर फेंकने लगते हैं आसानी से। कई बार क्या होता है ना, ये पोटेशियम पंप बहुत ज़्यादा ही एक्टिव जाते हैं, मतलब इसको बोलते हैं हाइपर रिपोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन मतलब निगेटिव तो आया सही बात है, -70 तक आया सही बात है, अब उससे भी ज़्यादा आ गया तो उसको बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन, मतलब हाइपर निगेटिविटी आ गई। अब देखते हैं उसके बारे में हम लोग, हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है। हाइपर पोलराइजेशन ऑकर्स ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ ओपन पोटेशियम चैनल एंड पोटेशियम इफ्लक्स फ्रॉम द सेल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि देखिए अंतर क्या है, रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन दोनों में निगेटिविटी आ रही है, लेकिन एक्सेस जिसमें होता है उसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, इसमें लेवल तक हो रहा है उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। अब देखिए मान लीजिए बहुत निगेटिविटी हो गया, तब भी तो काम नहीं करेगा हमारा नर्व ना, हमारा नर्व स्टिमुली तभी लेगा जब वो नॉर्मल स्टेट में होगा, नॉर्मल पोलराइज स्टेट में होगा। तो फिर से उसको हाइपर पोलराइज स्टेट से पोलराइज स्टेट में लाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, जो हर काम को बिगाड़ने वाला है, मतलब बिगड़े काम को बनाने वाला है, हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, मतलब वही जो एटीपी पे डिपेंडेंट होता है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में सेकंड स्लाइड था सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, तो आई होप आपको वह समझ में आ गया होगा। वह रेस्टिंग पोटेंशियल पे लाए। अब देखिए आपको लग रहा होगा रेस्टिंग पोटेंशियल नया वर्ड है, कोई नया वर्ड नहीं है। रेस्ट मतलब कर रहा है न्यूरॉन, कोई स्टिमुली नहीं है, रेस्ट कर रहा है मतलब पोलराइज स्टेट में है, मतलब वही -70 अपना मिली वोल्ट। तो आई होप आपको यह हाइपर पोलराइजेशन समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं एक ग्राफ के बारे में। देखिए मैंने सबसे सिंपल ग्राफ यूज किया है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस ग्राफ यूज़ नहीं किया है। बहुत से ग्राफ्स बनते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो हर ग्राफ सही कर सकते हैं। इनिशियली रेस्टिंग में था, निगेटिविटी बढ़ी उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन, सॉरी पॉजिटिविटी बढ़ी उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन।
ज़्यादा ओवर 0 से ऊपर गया उसको बोलेंगे ओवरशूट, अब फिर पॉजिटिविटी कम हो गई उसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। इसमें वो हाइपर पोलराइजेशन नहीं दिखाया गया है। अगर यही जो आपका ये दिखाई दे रहा है ये स्लोप, अगर ये थोड़ा और नीचे आता अपने रेस्टिंग से भी नीचे, उसको बोलते हैं कि हाइपर पोलराइजेशन में भी गया है। जरूर नहीं हर बार सेल हाइपर पोलराइजेशन में जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट था, उसको पढ़ना भी पड़ता है। हाइपर पोलराइजेशन हो गया। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया। अगर पूछेगा मार्किंग आप आसानी से कर दीजिएगा। आप खुद दिमाग में सोचिए कि कहाँ पे किस जगह पे कौन सा चैनल काम कर रहा है। देखिए डीपोलराइजेशन है, रेस्टिंग स्टेट है, सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है। डीपोलराइजेशन है, स्टार्ट दोनों हुए हैं लेकिन अभी एक्टिव कौन है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। रीपोलराइजेशन पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर आ रहा है, रीपोलराइजेशन में पोटेशियम बाहर जा रहा है। हाइपर पोलराइजेशन में हमारा काम कर रहा है सोडियम पोटेशियम पंप। तो आई होप आपको यह समझ में आया। उसके बाद इस ग्राफ के बाद हमें पढ़ना है कंडक्शन के बारे में। तो हम लोग कंडक्शन को नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। कंडक्शन और साइनेप्स मतलब, देखिए कंडक्शन मतलब क्या होता है, एक्सॉन के अंदर ही ट्रेवल, और साइनेप्स मतलब क्या होता है, एक एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को पहुंचाना है, दूसरे मसल्स में इम्पल्स पहुंचाना है, जहां भी आपको पहुंचाना है इम्पल्स, जहां पे रिस्पॉन्स देना है वहां तक इम्पल्स को पहुंचाना साइनेप्स बोलते हैं। तो हम लोग दोनों कंडक्शन और साइनेप्स को एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।